Good morning, class. Before we start, first we revise our previous class content or previous topics. So what we are completed in previous classes, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर. सेकेंड आरएनए स्ट्रक्चर. थर्ड जेनेटिक मटेरियल. फोर्थ डीएनए रिप्लिकेशन. फिफ्थ ट्रांसक्रिप्शन. सिक्स्थ इज ट्रांसलेशन. सेवन इज जेनेटिक कोड. एट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये पढ़ लिया था. सबसे पहले आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चल गया था. जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था ये 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था. और इसे यूएस ने स्टार्ट किया था. वहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च. तो नेशनल इंस्टीट्यूट से हमें इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया था. हेल्थ एंड रिसर्च. तो यूएस में जो ये सिचुएटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, इसने 1990 से 2003 तक एक प्रोजेक्ट चलाया था. इस प्रोजेक्ट में डीएनए के ह्यूमन जीनोम में जितने भी डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में नोट किया था और एक डेटा तैयार किया था. ये डेटा पूरा कंप्यूटर बेस्ड था. तो इसमें इन्होंने बताया था कि 50% डीएनए के 50% ही अभी तक नोन है. जीन्स डीएनए पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके 50% ही जीन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन नोन हैं और 50% ऐसे हैं जिनके फंक्शंस अननोन हैं और 50% ऐसे हैं जिनके फंक्शन अननोन है. और पूरे डीएनए सीक्वेंस में 99.9% जो जीन्स होते हैं वो सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी 99.9% सिमिलर जीन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं. और ये सिमिलर जीन्स इन ऑल ह्यूमंस, सभी ह्यूमंस में 99.9% जीन्स सिमिलर होते हैं. सिर्फ 0.1% क्या होता है डिसिमिलर जीन्स आर डिसिमिलर.
डिसिमिलर जीन प्रेजेंट होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल को उनका अलग कैरेक्टर और उनके अलग फिनोटिपिक के लिए फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे जीनोटिपिक 0.1% ही जीन उनके जो कैरेक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से चेंज करता है, सिर्फ 0.1% जीन है। बाकी के 99.9% जीन पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में सभी के मैच करते हैं। तो ये एक डेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला था। ये इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों यूजफुल है, ये हम इससे जो 99% सिमिलरिटीज थी, 99.9% सिमिलरिटीज थी, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ 0.1% डिसिमिलरिटी की ही बेस पर फिंगरप्रिंटिंग की जाती है या उनमें चेंजेस दिखते हैं। तब क्योंकि अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे काम आता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस होते हैं, ये इसमें सिर्फ 2% डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है, लेकिन जो 98% स्ट्रक्चर है ये एज ए सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। सैटेलाइट डीएनए ये दो तरीके के होते हैं, मैक्रो सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए सेकेंड इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो और मैक्रो सैटेलाइट डीएनए 98% ये क्या होते हैं। अब डीएनए का 2% सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि वेरिएशन यहीं पे 2% में मिलती है। बाकी जितने भी जो 98% ऐसे सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये थाउजेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल डीएनए के चेन में 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं, तो इसमें ऐसे रिपीट्स होते हैं, टैंडम रिपीट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे डीएनए पर ऐसा स्ट्रक्चर्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस के, अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो 1000 तक एडेनिन ही प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, टैंडम रिपीट्स। तो सैटेलाइट डीएनए में ये क्या रिपीट्स थे डीएनए में, यही टैंडम रिपीट्स 98% सैटेलाइट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे थे। अगर ये सीक्वेंस 80 रिच हो सकता है, 80 रिच मीन्स एक स्ट्रैंड पर ए है, एडेनिन है, तो नेक्स्ट स्ट्रैंड पे क्या होगा, थाइमिन होगा, और जीसी रिच भी हो सकता है। जीसी एक स्ट्रैंड पर अगर ग्वानिन है तो सेकंड स्ट्रैंड पे साइटोसिन होगा। तो ये क्या हो सकते हैं, वन से इनकी रिपीटिंग कितनी हो सकती है, 1000 और इससे भी मोर टाइम ये रिपीट कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट इसलिए नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एडेनिन, अगर जैसा कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ये हमने स्टडी किया है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल अगर सैटेलाइट डीएनए से जहाँ ए रिच है या ग्वानिन रिच सेगमेंट है, 1000 तक एडेनिन ही मिला, तो इस पे कोड किसकी होगी, ये किसे कोड करेंगे, यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन।
अब इस सेगमेंट से mRNA का फॉर्मेशन हुआ है बाय ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA का फॉर्मेशन हुआ है। तो mRNA पे ये किसे एडेनिन किसको कोड करेंगे, थायमीन को कोड करता है इन डीएनए, और mRNA पे यूरेसिल को कोड करता है। तो ये 1000 टाइम यूरेसिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब वेरिएशन नहीं देखा जाएगा। अब इस mRNA से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन के थ्रू जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो एज ए ट्रिपलेट कोडॉन फंक्शन करेगा। यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन में क्या आएगा, फेनिल एलानिन, ये अमाइनो एसिड आएगा फेनिल, फिर ये अमाइनो एसिड 1000 टाइम यही सिर्फ फेनिल एलानिन अमाइनो एसिड रहेगा। तो अब इससे जो प्रोटीन होगी तो ये क्या होगा, अब इससे जो प्रोटीन बनी है फेनिल एलानिन से, सिर्फ फेनिल एलानिन है और ये कई 1000 तक रिपीट हो रहे हैं। अब ये प्रोटीन कोई फंक्शन नहीं करेगी क्योंकि सारे के सारे जो अमीनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड है, सब के सब एक जैसे हैं। अभी ना इनमें इस प्रोटीन में ना कॉइलिंग होगी क्योंकि फेनिल एलानिन सभी जानते हैं ये कैसा है, रिंग है, एरोमेटिक है, विदाउट चार्ज है। फेनाइल एलानिन विदाउट चार्ज है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, विदाउट एक भी चार्ज नहीं है तो इसकी प्रॉपर कॉइलिंग नहीं हो पाएगी, तो ये प्रोटीन वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये सेटेलाइट डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन ये मेजर रोल प्ले करता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब एक और डिफरेंशिएट करता है एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से। ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से यही सैटेलाइट डीएनए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डीएनए एक रफ लेते हैं, डीएनए सेगमेंट रफ, ये डीएनए सेगमेंट है। अगर ये जीसी रिच सेगमेंट है तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अब ये जीसी रिच सेगमेंट है, डीएनए का हमने लॉन्ग स्ट्रेच लिया, ये जीसी रिच है, तो हमें क्या डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे डार्क बैंड्स क्यों दिखाई देंगे, जीसी रिच है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे मॉलिक्यूलरली नहीं देखते हैं, एज ए बैंड में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, 1000 तक अगर जीसी है तो 1000 तक सिर्फ हमें डार्क बैंड दिखाई देगा, और 80 है तो थोड़े हमें लाइट बैंड दिखाई देंगे। हाँ, जहाँ पे 80 होंगे वो लाइट बैंड शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1000 तक है या फिर 500 तक है तो लाइट बैंड, ये 500 नाइट्रोजनस बेस है, लाइट बैंड। फिर से अगर हमें डार्क बैंड दिखाई दिया, लेकिन ये कितने 200 है, फॉर एग्जांपल अगर 200 थोड़ा छोटा, और फिर फिर लाइट बैंड अगर 1000 तक, 1000 है, 80 रिपीट 1000 टाइम हो रहा है तो 1000 तक हमें लाइट बैंड दिखाई दिया। तो हमें क्या अब ये रिपीट्स क्या करेगा, अब ये हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल का लिया है, ये क्या है, ए है और बी है। अब ये रिपीट्स क्या होंगी, यहाँ पे बी में डिफरेंट तरीके के होंगे रिपीट्स। हो सकता है वहाँ जो बी का डीएनए अगर हम ले तो वहाँ पे ये इनकी रिपीटिंग सीक्वेंस कम हो या ज़्यादा हो। यहाँ पे हो सकता है 900 टाइम हो जीसी, तो ये थोड़ा कम दिखेगा जीसी यहाँ पे। तो जो 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भले ही सेम रहता है इन
हर पर्सन में। लेकिन क्या होता है, ये रिपीटेटिंग सीक्वेंस और सैटेलाइट जो डीएनए फॉर्मेशन हो रहे हैं, जहाँ पे रिपीट कर रहे हैं एटी और जीसी रिपीट कर रहे हैं, ये क्या, ये वेरिएबल होंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि ये 100 टाइम रिपीट कर रहे हो, 900 टाइम किसी में रिपीट कर रहे हो, किसी में 800 टाइम। तो हमें जो बैंड मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पे हमें बैंड हो सकता है थोड़ी छोटी मिले, यहाँ पे छोटी मिले, और हो सकता है कि सैटेलाइट डीएनए का ये पार्ट सिर्फ जीसी रीच हो। और यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये, अगर हम दोनों ये इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल 2 को अगर हम कंपेयर करें, तो हम इनके डीएनए स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस देख सकते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस कैसे मिला है, ये सैटेलाइट डीएनए के थ्रू मिला है। तो अब फिंगरप्रिंटिंग में यही इसी बैंड को मैच कराया जाता है। अब ये मैचिंग कैसे की जाती है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसीजर है ये कैसे होता है। प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले प्रोसीजर में होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ट्यूब्स होती हैं जिन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1000 पर सेकेंड के स्पीड या 1000 to 18,000 पर सेकेंड के स्पीड से रोटेट किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, डीएनए को सेल से अलग कर लिया जाता है। ये सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए प्रेजेंट है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और इस सेल को रोटेट करेंगे 1000 to 18,000 पर सेकेंड रोटेशन होगा, तो ये क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल सेल से अलग हो जाएगा। अब जब आइसोलेशन डीएनए को अलग कर लिया जाता है आइसोलेशन प्रोसेस में, तो सेकेंड स्टेप इसका होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, अब जब सेल से हमें सेपरेट मिल चुका है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिल गया है। अब दोनों ही हेलिक्स को पहले सेपरेट करना है, दोनों के ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जब हाई रोटेट और जब तेजी से रोटेट किया जाता है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनमें कॉइलिंग होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये दोनों ही चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब ट्रीट करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, तो ये बीच बीच में से इनको कट कर देता है, डीएनए को बीच में से कट कर देता है, और ऐसे हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए में सिंपली एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
जो प्रेजेंट था, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो सिंगल हेलिकल या दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं दोनों ही स्ट्रैंड के। और जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इन्हें ट्रीट किया जाता है तो ये क्या करता है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है डीएनए को। अब हमें इस फ्रैगमेंट्स में डीएनए मिल चुका है। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, इनकी सिंपली ब्लॉटिंग की जाएगी। ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर एक प्लेट ली जाती है। अब हमें फ्रैगमेंट्स मिल चुके हैं। फ्रैगमेंट्स कैसे होंगे, लिक्विड होंगे एक टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब में अब यहाँ फ्रैगमेंट्स डीएनए के प्रेजेंट हैं। जब फ्रैगमेंट मिल जाता है तो इसे क्या किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक प्लेट होती है जिसे जेल से फिल किया जाता है। अब ये जेल पर यहाँ पे ट्यूब प्रेजेंट होता है, पैरेलल, जेल के पैरेलल एक ट्यूब प्रेजेंट होता है। ट्यूब में अब डीएनए, जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए प्रेजेंट है, अब इस ट्यूब में भर दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, माइग्रेट करने लग जाते हैं। यहाँ से माइग्रेट या इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनका फिल्ट्रेशन होने लग जाता है। फिल्ट्रेशन, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक पार्ट कैथोड पे जुड़ा रहता है और एक एनोड से जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या होता है, जब इन्हें बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से यहाँ पे जब इन्हें जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे कैथोड और एनोड इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग फिल्टर या मूव कर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला सेगमेंट यहाँ पे लास्ट में होता है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो सबसे पहले होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया गया, इन्हें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया और सिंपली एज ए फिल्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिफरेंट मॉलिक्यूल को फिल्टर भी किया जाता है। तो यहाँ पे सभी स्ट्रैंड को फिल्ट्रेट या सेपरेट कर लिया जाता है। अब सेपरेशन जब हो गया है, अब ये जो जेल पर डीएनए प्रेजेंट है, लास्ट में हाई मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए प्रेजेंट होगा और पहले लो मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए प्रेजेंट होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉटिंग। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सभी सेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं और डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, फोर्थ स्टेप है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स on nitrocellulose membrane. Nitrocellulose अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जिस पर एज सच जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जैसे प्रेजेंट होते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट, उसी तरह उस सेलुलोज मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर उसी तरह उतार लिया जाता है। इसी तरह जैसे प्रेजेंट है इसी तरीके से उतार लिया जाता है, सेम।
यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अब ब्लॉटिंग के थ्रू क्या किया गया है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे इन्हें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब उतार लिया जाता है तो फाइनल स्टेप क्या है, इसका फाइनल स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में इन्हें क्या किया जाता है, एक प्रोब यूज किया जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज किया जाता है जिसके थ्रू इन्हें देखा जा सके, इन्हें ऑब्जर्व किया जा सके। जब प्रोब का यूज हो जाता है और प्रोब यहाँ पे डीएनए के हर सेगमेंट पे बाइंड हो जाते हैं तो इन्हें ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू अब हर सेगमेंट को देखा जाता है। अब इसके बाद आती है इनकी सीक्वेंसिंग करना। अब सीक्वेंसिंग करना होगा। अब ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है डीएनए फ्रेगमेंट्स का। अब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे इन्हें उतार लिया गया है। अब रेडियोग्राफी के थ्रू इन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा और इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। अब इनकी सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। डीएनए की सीक्वेंसिंग फाइनल स्टेप है। सीक्वेंसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी अनदर इंडिविजुअल से कंपेयर कर सकते हैं और इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है ये हम पता लगा सकते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मोस्टली फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है। फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो अब हम जैसे अब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे अब हमें क्या डेटा मिला है, डीएनए का एक डेटा मिल गया है। डीएनए फ्रेगमेंट कैसे अरेंज है, फ्रॉम लोअर टू हायर मॉलिक्यूलर वेट। लोअर सबसे ऊपर रहता है और नीचे में सबसे हायर मॉलिक्यूलर वेट का रहता है। अब इनकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कैसे सीक्वेंसिंग करते हैं एक बार मैं बता दे रही हूँ। इनकी सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड एडेनिन। अब इनकी सीक्वेंसिंग कैसे की जाएगी, फ्रॉम लोअर टू हायर। हम इन्हें एक ग्राफ के रूप में कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे लोअर में क्या प्रेजेंट है हम यहाँ से देख सकते हैं। सबसे लोअर में एडेनिन यहाँ पर है, फिर ग्वानिन, फिर इसके ऊपर साइटोसिन के ऊपर थाइमिन के ऊपर एडेनिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन से ऊपर साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन एंड एडेनिन। अब हमें क्या मिला, ऐसे डीएनए सीक्वेंस मिल गया है। अब ये डीएनए का सीक्वेंस ऐसे है। ये तो एग्जाम्पल था। अब हम इसे लेते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में कैसे इन्हें कंपेयर किया जाता है सस्पेक्ट से कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है ये देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फॉर एग्जांपल अगर फ्रेगमेंट्स देखें अगर डीएनए के, तो हमारे दो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट बी। सस्पेक्ट ए के पास रिपीटेटिंग सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंसिंग करते हैं और रिपीटेटिंग सीक्वेंस हमें
ऐसे दिखाई देते हैं। अब ये इसे भी हमने इसका भी प्रोसीजर वही था जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर होता है, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर और ब्लॉटिंग और ऑटो रेडियोग्राफी। सेम वही यहाँ पर भी वही प्रोसीजर किया गया है। ऑटो रेडियोग्राफी के बाद सीक्वेंसिंग। अब हमारा जो दो सस्पेक्ट थे, अब क्रिमिनल जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ से हमें जो डीएनए मिलता है, वहाँ का जब हम वहाँ के डीएनए को आइसोलेट करते हैं, और वहाँ की जब सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। सीक्वेंस हमें ये मिलता है। तो अब क्रिमिनल पॉइंट पे हमें ये सीक्वेंस मिला है। अब सस्पेक्ट ए से भी इससे मैच कराते हैं, सस्पेक्ट बी से मैच कराते हैं, जिससे भी मैच करेगा हम उससे ही क्रिमिनल मान लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे डार्क बैंड है तो डार्क बैंड की चौड़ाई कितनी है और कितने अमाउंट में मिल रहे हैं डार्क बैंड, फिर डार्क बैंड के बाद कितने लाइट बैंड मिल रहे हैं, फिर कितने डार्क बैंड मिल रहे हैं, फिर कितने लाइट, फिर डार्क बैंड मिल रहे हैं। तो हमारा जो सस्पेक्ट था ए, ये क्या हुआ, तो हमें क्रिमिनल जो जगह थी, क्रिमिनल का जो डीएनए था, जब उसकी सीक्वेंसिंग की तो वो हमारे सस्पेक्ट ए से मैच हो गई। तो इसका मतलब जो क्रिमिनल होगा वो ए होगा। तो फॉरेंसिक साइंस में इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कैसे सीक्वेंसिंग करते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, देन ऑटो रेडियोग्राफी और लास्ट में सीक्वेंसिंग आती है। अब सीक्वेंसिंग के बाद हमें लाइट और डार्क बैंड मिल चुके हैं। लाइट अगर हम सीक्वेंसिंग नहीं भी करें तो भी हमें कंप्यूटर एनालिसिस जब करते हैं तो हमें लाइट और डार्क बैंड कंपेयर करके, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर से होता है और कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है, तब भी हमें लाइट और डार्क बैंड मैच करा के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।